नमस्ते। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प बैटल ब्रेकडाउन करने वाले हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया की सबसे बड़ी डिबेट। एक तरफ है डिविडेंड कैश फ्लो का साइकोलॉजिकल अल्योर और दूसरी तरफ है इंडेक्स फंड टोटल रिटर्न्स की मैथमेटिकल एफिशिएंसी। एक तरफ रेगुलर कैश आने की शांति है और दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट का खामोश लेकिन पावरफुल जादू। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें डाइव इन करते हैं। इस 30 साल के इन्वेस्टमेंट सफर को समझने के लिए हम इन दोनों स्ट्रैटेजीज को 5 मेन राउंड्स में कंपेयर करेंगे। द वेल्थ बिल्डिंग बैटल, द हिडन टैक्स ड्रैग, डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस यील्ड चेसिंग, रिटायरमेंट एंड सीक्वेंस रिस्क्स और आखिर में मैथ वर्सेस इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी। शुरुआत करते हैं राउंड 1 से, द वेल्थ बिल्डिंग बैटल, सेटिंग द स्ट्रैटेजीज। यहां हम लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए इन दोनों बिल्कुल अलग अप्रोचेस को सेटअप करेंगे। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों रास्ते प्रैक्टिकली एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक अप्रोच, जिसे हम पैसिव कैश फ्लो कह सकते हैं, इंडिविजुअल कंपनीज या ईटीएफ से रेगुलर कैश पेमेंट्स कलेक्ट करने पर फोकस करती है। वहीं दूसरी अप्रोच, टोटल मार्केट कंपाउंडिंग, सिंपली पूरे मार्केट को खरीदकर उसके ग्रो होने का वेट करने पर डिपेंड करती है, जिसमें कोई इंटरमीडिएट कैश पे आउट्स नहीं होते। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जिसे फाइनेंस में डिविडेंड इररेलेवेंस कहते हैं। अक्सर लगता है कि डिविडेंड बिल्कुल फ्री मनी है, राइट? पर रियलिटी में फाइनेंशियल थ्योरी क्लियर करती है कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है, उसका शेयर प्राइस एग्जैक्टली उसी अमाउंट से गिर जाता है। कोई नया पैसा मैजिकली क्रिएट नहीं होता। ये एसेंशियली उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का एक फोर्स्ड पार्शियल सेल है। पैसा सिंपली एक बकेट से निकलकर दूसरी बकेट में शिफ्ट हो रहा है। अब आते हैं राउंड 2 पर, द हिडन टैक्स ड्रैग, कंपाउंडिंग साइलेंट किलर। अकाउंट में जब कैश आता है तो वो डेफिनेटली एक मैसिव विन जैसा लगता है, पर मैथ हमें इसके पीछे छुपा एक साइलेंट वेल्थ किलर दिखाती है। इस सिंपल से नंबर पे गौर कीजिए, 1%। हिस्टोरिकल डेटा पावरफुली सजेस्ट करता है कि डिविडेंड्स पर लगने वाले टैक्सेस और थोड़े हायर एक्सपेंस रेशियोज मिलकर एक पोर्टफोलियो को एनुअली करीब 1% कॉस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये टैक्स ड्रैग तब भी लगता है जब उन डिविडेंड्स को तुरंत दोबारा रीइन्वेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि टैक्स अथॉरिटी को तो अपना हिस्सा चाहिए ही। और ये छोटा सा टैक्स लीक लॉन्ग टर्म में कैसा असर डालता है वो देखने लायक है। पहले कुछ सालों तक ये फर्क बिल्कुल इनविजिबल होता है। 10वें साल तक गैप थोड़ा नोटिस होने लगता है, जैसे $1,85,000 वर्सेस $2,00,000। पर 20वें साल का डेटा देखिए, ये गैप बढ़कर $1,10,000 हो चुका है। वो 1% का लीक अब एक मैसिव शॉर्टफॉल बन रहा है। अब 30 साल बाद इस रिटायरमेंट गैप को देखिए। एक तरफ डिविडेंड स्ट्रैटेजी क्लोज होती है करीब $1.41 मिलियन पर, और दूसरी तरफ इंडेक्स फंड स्ट्रैटेजी पहुंच जाती है करीब $1.78 मिलियन पर। वो 1% का सीमिंगली टाइनी एनुअल ड्रैग 30 साल में लगभग $3,70,000 का एक स्टैगरिंग वेल्थ गैप क्रिएट कर चुका है। और इस गैप का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं टैक्सेस की वजह से आता है। 30 साल के एक्यूमुलेशन फेज में डिविडेंड इन्वेस्टर ने लगभग $48,000 टैक्स में पे कर दिए। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड इन्वेस्टर ने स्पेसिफिकली टैक्स के नाम पर लगभग सिर्फ $3,000 पे किए हैं। इंडेक्स फंड इन्वेस्टर का पैसा लगातार कंपाउंड होता रहा, जबकि डिविडेंड इन्वेस्टर उसी पैसे का एक हिस्सा गवर्नमेंट को हैंडओवर करने के लिए हर साल फोर्स्ड रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस यील्ड चेजिंग। मैथ और टैक्सेस से हटकर इन दोनों पोर्टफोलियोज के रियल वर्ल्ड रिस्क्स एक दूसरे से कंप्लीटली अलग दिखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा खतरा है यील्ड चेजिंग का। 7 या 8% की हाई डिविडेंड यील्ड्स बहुत आकर्षक लगती हैं, पर ध्यान रहे ये हाई यील्ड्स अक्सर अंडरलाइंग बिजनेस डिस्ट्रेस को कवर अप कर रही होती हैं। हिस्ट्री के कुछ बड़े एग्जाम्पल्स बिल्कुल साफ हैं। AT&T, जनरल इलेक्ट्रिक और वेल्स फार्गो जैसी स्टॉलवर्ट्स ने पास्ट में अचानक अपने डिविडेंड्स बुरी तरह कट किए हैं, और जब डिविडेंड कट होता है तो शेयर प्राइस भी नेचुरली ब्रूटली क्रैश करता है। और फिर आता है दोनों स्ट्रैटेजीज के पोर्टफोलियो बिल्ड कर रिस्क। डिविडेंड पोर्टफोलियोज नेचर से ही स्लो ग्रोथ सेक्टर्स जैसे यूटिलिटीज और फाइनेंशियल्स में हेविली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को सिस्टमैटिकली मिस कर देते हैं। हालांकि ब्रॉड इंडेक्स फंड्स का अपना अलग कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है। मार्केट कैप वेटेड होने की वजह से उनकी डिपेंडेंसी टॉप टेक जायंट्स जैसे एप्पल और इन्विडिया पर बहुत डीपली बढ़ जाती है। वैसे हिस्टोरिकल ग्लोबल रिसर्च हमें एक और कमाल का फैक्ट बताती है। 1900 से लेकर अब तक इक्विटी मार्केट के टोटल रिटर्न्स का ऑलमोस्ट 40% हिस्सा एक्चुअल में डिविडेंड से ही आया है।
लेकिन यहाँ कैच ये है कि ये रिटर्न तभी पॉसिबल हुआ जब उन डिविडेंड्स को ऑटोमैटिकली और फ्लॉलेसली रीइन्वेस्ट किया गया, ना कि उन्हें रेगुलर आमदनी समझकर खर्च कर दिया गया। अब मान लीजिए कि 30 साल पूरे हो गए और रिटायरमेंट का दिन आ गया। राउंड 4, रिटायरमेंट एंड सीक्वेंस रिस्क्स। यहां से इन दोनों पोर्टफोलियोज के डेली मैकेनिक्स बिल्कुल डाइवर्ज हो जाते हैं। अगर रिटायरमेंट में हर साल $50,000 निकालने हैं तो 2 रास्ते हैं। डिविडेंड पोर्टफोलियो से बिना कुछ बेचे नेचुरल कैश फ्लो लेने के लिए करीब $1.4 मिलियन की जरूरत होगी। वहीं इंडेक्स फंड स्ट्रैटेजी में सिर्फ 1.25 मिलियन से स्टार्ट करके 4% का सेफ विड्रॉल रेट शुरू किया जा सकता है। पर एक फर्क है, यहां इंडेक्स इन्वेस्टर को खुद अपने शेयर्स मैकेनिकली बेचने पड़ते हैं। और शेयर्स बेचने की इस मैकेनिक से ही एक इंडेक्स इन्वेस्टर के सामने एक बहुत बड़ा थ्रेट खड़ा होता है, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। अगर रिटायरमेंट के शुरुआती सालों में ही मार्केट बुरी तरह क्रैश हो जाए तो उन्हें अपना 50,000 का विड्रॉल मेंटेन करने के लिए रॉक बॉटम प्राइसेस पर बहुत ज़्यादा शेयर्स बेचने पड़ जाते हैं, और एक बार शेयर बिक गया तो मैथमेटिकल डैमेज परमानेंट हो जाता है। इसके ऑपोजिट एक डिविडेंड इन्वेस्टर इस पैनिक में शेयर्स बेचने की मजबूरी से बच जाता है। लेकिन इंडेक्स फंड के पास एक काफी क्लियर एडवांटेज भी है, और वो है टैक्सेस का कंट्रोल। डिविडेंड इनकम पर ऑर्डिनरी रेट से टैक्स लगता ही लगता है, चाहे उन पैसों की उस साल जरूरत हो या ना हो। इंडेक्स फंड्स दूसरी तरफ कैपिटल गेन्स रियलाइज करने का कंट्रोल बिल्कुल आपके हाथ में देते हैं। एक प्रॉपर प्लान के साथ शुरुआती सालों में फंड्स स्ट्रैटेजिकली विड्रॉ किए जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म गेन्स पर प्रैक्टिकली 0% फेडरल टैक्सेस पे किए जा सकते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, राउंड 5, मैथ वर्सेस इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी। रॉ डेटा और ह्यूमन बिहेवियर के बीच किसकी जीत होती है? अगर इन्वेस्टमेंट्स किसी इमोशनल स्प्रेडशीट पर रन हो रही होती तो मैथमेटिकल विक्टर बहुत साफ है। लो कॉस्ट टोटल मार्केट इंडेक्स फंड्स अपनी टैक्स एफिशिएंसी, ब्रॉडर डाइवर्सिफिकेशन, लोअर फीस और लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन के दम पर बिना किसी डाउट के जीत जाते हैं। पर सच्चाई ये है कि इंसान स्प्रेडशीट्स नहीं होते, और यही पॉइंट रियलिटी को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हमेशा बिहेवियर से जुड़ी होती हैं। डाउन टर्न्स में पैनिक सेलिंग करना या अनस्टेबल हाई यील्ड्स का पीछा करना, मार्केट क्रैश के वक्त डर कर एक साइंटिफिकली करेक्ट स्ट्रैटेजी को छोड़ देना किसी भी टैक्स ड्रैग से कहीं ज्यादा पैसे डुबोता है। और इसीलिए डिविडेंड स्ट्रैटेजी को हम साइकोलॉजिकल विक्टर मान सकते हैं। जब मार्केट 20% ब्लीड कर रहा हो, तब हर क्वार्टर अकाउंट में कैश आते देखना एक कमाल का साइकोलॉजिकल आर्मर प्रोवाइड करता है। ये इनकम सर्टेनिटी, पैनिक सेलिंग से रोकती है, डिसिप्लिन बनाए रखती है और कौन सा शेयर कब बेचना है वाले स्ट्रेसफुल डिसीजंस को खत्म कर देती है। तो फिर बेस्ट अप्रोच क्या है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स एक स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रोमाइज रेकमेंड करते हैं। शुरुआती सालों में अपनी कोर वेल्थ को इंडेक्स फंड से बिल्ड करें। अगर डिविडेंड्स पसंद हैं तो उन एसेट्स को टैक्स एडवांटेज्ड रिटायरमेंट अकाउंट्स में सेट ही करें ताकि टैक्स ट्रैक का इशू ना रहे। और जैसे जैसे रिटायरमेंट पास आए, इनकम स्टेबिलिटी के लिए स्लोली डिविडेंड स्ट्रैटेजी की तरफ शिफ्ट हुआ जा सकता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना बहुत जरूरी है। जब सामने 30 साल का लंबा सफर हो तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एक पोर्टफोलियो के मैथमेटिकल आउटकम को मैक्सिमम लिमिट तक पुश करना, या फिर एक ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करना जो किसी भी मार्केट क्रैश के वक्त ह्यूमन माइंड को पैनिक करने से बचा सके? सोच कर देखिए, ऑप्टिमाइज्ड मैथ ज़्यादा पावरफुल है या ऑप्टिमाइज्ड माइंड? इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही।